Multinational cooperation, working and regulation of MNC in India। MNC क्या है, इंट्रोडक्शन से समझते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक लार्ज कंपनी है जो ऑपरेट करती है मल्टीपल कंट्रीज़ में सिवाय इसके होम कंट्री के। मतलब होम कंट्रीज़ में भी करती है और जो दूसरे देश में जाकर करती है उसे हम होस्ट कंट्री कहते हैं। MNC मैनेज प्रोडक्शंस और डिलीवर सर्विस इज़ मोर देन वन कंट्रीज़। MNC क्या है कि मैनेज करती है प्रोडक्शन को और एक से ज़्यादा देशों में अपनी डिलीवरी सर्विस देती है थ्रू सब्सिडराइज, मतलब वहाँ पर अपनी पेरेंट कंपनी के साथ मिलकर काम करती है या ब्रांचेज, कुछ अपने ब्रांचेज खुलवा देती है या फ्रेंचाइज खुलवा देती है और फ्लाइट कमीशन के थ्रू कमाती हैं। तो ये दिस कॉरपोरेशन हैव ए सेंट्रलाइज हेड ऑफिस, इनका एक सेंट्रलाइज एक केंद्रिक ऑफिस होता है जो कोऑर्डिनेट ग्लोबल पूरी जितनी भी जहाँ पर भी इसकी देश में खुली हुई है पूरी तरीके से मैनेजमेंट ग्लोबली किया जाता है। टाइपिकली इनर्ज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI के रूप में दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ड्राइव ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रिवेन्यू, और वहाँ से इंटरनेशनल ऑपरेशन से अपना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने रिवेन्यू का कमा कर लेकर आते हैं अपने देश में और उस देश के अंदर भी। एग्जाम्पल देख सकते हैं कोका कोला, टोयोटा, सैमसंग और एप्पल। तो MNC एग्जिस्ट ही क्यों करती है? ये न्यू मार्केट को एक्सेस करना चाहती है। दे सेल प्रोडक्ट ग्लोबली, एग्जाम्पल मैकडोनल्ड इन इंडिया। अब मैकडोनल्ड को अपना बर्गर बेचना तो कहाँ बेचेगा, अब उसे पूरा मार्केट मिल गया ग्लोबली इंडिया का। जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड ने खोला तो पूरा मार्केट इंडिया का मिल गया, तो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच सकता, तो एक नया मार्केट उसको एक्सेस मिल जाता है। चिपर कॉस्ट, अगर जहाँ पर उसे लेबर सस्ता मिलेगा, जो भी मटेरियल है वो सस्ता मिलेगा, तो वह उस देश में भी वो खोल सकता है। जैसे कि नाइकी फैक्ट्रीज वियतनाम में खोल रखी है। अवॉइड ट्रेड बैरियर, और क्या होता है कि अगर दूसरे देश से भारत में जैसे करेंगे वे तो उनको टैरिफ टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो फैक्ट्रीज को उसी देश के अंदर बना ले तो इतना उसको उस टैक्स से वो बच जाएंगे, जो इंपोर्ट करेंगे उस टैक्स से बच जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे कि देख सकते हैं कि कार कंपनीज UAE में खोली गई हैं US के द्वारा, तो इसके ट्रेड बैरियर्स को बचने के लिए। कंट्रोल रिसोर्सेज देख सकते हैं कि अपनी माइंस, फर्म और ऑयल फील्ड को रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे देश में रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि है ना, नजारिया का जो तेल है सेल ड्रिलिंग करके दूसरे देश लेने लगे, तो इससे क्या है कि इस नजारिया का जो रिसोर्सेज था वो दूसरे देश भी कंट्रोल करने लगे। तो वो ऐसा चाहते हैं कि उनके मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होती, वे दूसरे के मार्केट का सहारा लेते हैं अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब बात करते हैं MNC कैसे काम करती है। MNC काम करती है ओरिजेंटल इंटीग्रेशन, मतलब क्या करती हैं कि अगर सेम बिजनेस है, जैसे कि स्टारबक्स की कॉफ़ी शॉप्स हैं तो वो कॉफ़ी ही बेच रही है बहुत सी कंट्रीज़ में, तो इसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन काम कहेंगे MNC का। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है सभी प्रोडक्शन पे, जैसे कि एग्जांपल एप्पल का जो डिज़ाइन है वो USA में किया जाता है और असेंबल चाइना में किया जाता है। तो इस तरह की जो अप्रोच है उसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। और क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, मतलब क्या है, ये शिफ्ट प्रॉफिट टू लो टैक्स कंट्रीज़, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिए जाते हैं लो टैक्स कंट्रीज से, कहाँ पर, जो पे लेस टैक्सेस, जो जहाँ पर कम टैक्सेस देना पड़े। तो एग्जांपल के तौर पर सेलिंग पार्ट्स चीपली बिटवीन द सब्सिडरीज, मतलब उनको बेचना, तो क्या है, अपने पार्ट को चीपली सब्सिडीज़ के बीच पार्ट देती है। तो इस तरीके की जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो MNC का क्या मेरिट और डिमेरिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की बात करते हैं। तो मेरिट्स में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है, जबकि डिमेरिट क्या है, इसमें रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन देखने को मिलता है। मेरिट क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट रिपेट्रिएशन होता है। मतलब क्या हुआ इस प्रॉफिट रिपेट्रिएशन का, मतलब हुआ जिसकी अमेरिकन कंपनी है भारत में काम करती है और इतना प्रॉफिट कमाया वापस अमेरिका लेकर चली गई, तो इसे प्रॉफिट रिपेट्रिएशन कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं,
ठीक है। मार्केट डोमिनेंस, मार्केट में डोमिनेंस हो जाता है जिससे वो अपनी चलाने लग जाती है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, इनको मार्केट ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है। और कल्चरल इरोजन, मतलब उन हर कल्चर मिक्स हो जाता है, एक विशेष कल्चर बचता नहीं है। कंज्यूमर बेनिफिट, कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, जहाँ पर कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है साथ में एक चीज़ और होती है कि भोग करने से, कंज्यूम करने से चीज़ों में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन आएगी। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है, विदेशों से इनकम कमाई मिलती है, लेकिन डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी फॉरेन एंटिटीज़ के ऊपर, ये भी एक समस्या बनकर आती है। तो इस प्रकार से मेरिट डिमेरिट हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे वर्किंग क्या है एमएनसी की, इंडिया के अंदर क्या वर्क काम कैसे होता है। सबसे पहले मार्केट में एंट्री कैसे होती है। एमएनसी एंटर करती है जॉइंट वेंचर के रूप में, जैसे कि सुजुकी मारुति ऑटोमोबाइल में विली ओन्ड सब्सिडाइज एग्जांपल के तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या एक्वाइजेशन के थ्रू भी होती है, जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वाइजेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से द लेवरेज इंडिया, जो इंडियन कंज्यूमर बेस का इनको लेवरेज मिलता है, तो लो लेबर कॉस्ट मिलती है, स्किल्ड वर्कफोर्स से वे अपने एक्सपेंड कर सकते हैं ऑपरेशन को। अगली बात करते हैं सेक्टर इन्वेस्टमेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टेक्नोलॉजी एंड आईटी कंपनीज जैसे कि IBM, एक्सेंचर ऑपरेट R&D एंड सर्विस, ये सब काम करती है। सेंटर्स मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल MNC, टोयोटा, हुंडई सेटअप फैक्ट्रीज ड्यू टू कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। रिटेल में रिस्ट्रिक्टेड FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल, एग्जाम्पल के तौर पर वॉलमेट ऑपरेट और होलसेल मॉडल से। अगला है फार्मास्यूटिकल से, मतलब जो दवाइयों वाली है, कैसे दवाई बनाते हैं उनमें। तो कंपनीज जैसे कि फाइजर एंड नेवेटाइस इन्वेस्ट करती हैं प्रोडक्शन और रिसर्च के अंदर। तो इनका मोटिव क्या होता है, मार्केट से, कि मार्केट को चाहते हैं। एक्सेस टू मार्केट, इंडिया का कितना 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के मार्केट को ये चाहते हैं। एफिशिएंसी सीकिंग, अपनी एफिशिएंसी लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट से में काम करना चाहते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का। रिसोर्स सीकिंग, रिसोर्स चाहते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि माइनिंग की जाती है, एग्रीकल्चर, ये सब रिसोर्सेज को इनको बेनिफिट होता है। तो अगर ये विदेशी कंपनी आएंगी तो सब पूरे मार्केट को खा जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन बनाती है, कैसे, जैसे कि FDI पॉलिसीज जैसे कि देख सकते हैं कि सेक्टरियल कैप, गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है फॉरेन जो विदेश से आने वाली ओनरशिप पे, जिस सेक्टर्स पे, जैसे कि डिफेंस में ये 74% है, और इंश्योरेंस में ये 74% है FDI का, और रिटेल में 51% FDI का मल्टी ब्रांड के अंदर है, और 100% सिंगल ब्रांड के अंदर है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर नो पीरियड अप्रूवल नीडेड फॉर सेक्टर, इसमें कोई अप्रूवल नहीं होती, जैसे कि IT रिन्यूएबल में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट रूट, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट रूट में रिक्वायर होता है अप्रूवल फॉर सेक्टर, जैसे कि टेलीकॉम, डिफेंस, इसके अंदर। टैक्स रेगुलेशन लगाती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल से। MNC मस्ट प्राइस इंट्रा फ्रॉम ट्रांजैक्शन एट द आर्म लेंथ टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 92, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 92 के तहत ये अपने टैक्स लगाकर ये अपने प्रिवेंट कर लेती है अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। कॉर्पोरेट टैक्स लगाई जाती हैं, इससे क्या होता है कि रिड्यूस रेट, एग्जांपल 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर मेक इन इंडिया के तहत लगा दिए गए। लेबर लॉ, जैसे कि कंप्लायंस विद मिनिमम वेजेस जितनी देनी चाहिए, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड रिस्ट्रिक्ट्स ओनली ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सब चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बनाए जाते हैं जिसमें ऑफर किया जाता है टैक्स हॉलीडेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफाइड किया जाता है जो प्रोसीड्यूर, जो प्रक्रिया को अट्रैक्ट करने के लिए। MNC का एग्जांपल फॉक्सकॉन प्लांट्स इन SEG। SCR मैंडेट कंपनीज विद 50% क्रोड्स प्लस रिवेन्यू मस्ट स्पेंड 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाना होगा। कंपनीज एक्ट 2036, मतलब CSR मैंडेट कर दिया गया है कि उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनानी होगी। इन्वायरमेंट एंड लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स, जैसे कि MNC को ज़रूर आगे रखना होगा सस्टेनेबिलिटी लॉ को, इमिशन जैसे नॉर्म्स
को, तो सिंगल ब्रांड रिटेल्स लाइक जिसके एप्पल, मस्ट, शोर 30% मटेरियल लोकली लेना होगा। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, जैसे कि इंडिया क्या है, अगर इंडिया में करते हैं तो ये होस्ट कंट्री है। तो बेनिफिट क्या है इसमें, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बूस्ट टू एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल हुंडई एक्सपोर्ट कार फ्रॉम इंडिया। तो ये बेनिफिट मिलते हैं। चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, रिस्क ऑफ मार्केट डोमिनेंस, एग्जाम्पल अमेजन इन द लोकल रिटेलर, टैक्स एविडेंस वाई प्रॉफिटा शिफ्टिंग। तो इस तरीके की समस्या देखने को भी मिलती है। तो की टर्म इसमें हम पढ़ के क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड एमएनसी फैला हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मनी एमएनसी इन्वेस्ट करती है विदेश से, होस्ट कंट्री जहाँ एमएनसी ऑपरेट करती है जैसे कि इंडिया में हुंडई, होम कंट्री जहाँ से एमएनसी बेस्ड है जैसे कि जापान में टोयोटा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एमएनसी एक पावरफुल ग्लोबल प्लेयर है जो ड्राइव करता है ट्रेड को एंड जॉब्स को, बट फेस क्रिटिसिज्म फॉर एथिक्स एंड फेयरनेस। मतलब क्या है इसमें जॉब्स, लेकिन इसमें समस्या भी देखने को मिलती है एथिक्स और फेयरनेस को लेकर। गवर्नमेंट बैलेंस करती है एक अट्रैक्टिंग देम, प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल इंटरेस्टेड को, अंडरस्टैंडिंग द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एमएनसी के मेरिट को समझने के बाद वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएनसी इंडिया। एमएनसी एक क्रूशियल है फॉर पॉलिसी मेकर के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट, जो वाइल मिटिगेटिव पोटेंशियल डाउनसाइड। और ये क्या करती है, ये पूरी तरह से पोटेंशियल डाउनसाइड की तरफ लेकर जाती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एमएनसी का कितना